बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। कभी भी उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है। जी हां, बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कई कारण है। महाराष्ट्र में नारायण राणे जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। और वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 गठबंधन की सरकार है, यानी 3 दलों की गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीनों की गठबंधन सरकार है। कांग्रेस की बात करें तो वो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के, उन पर सवाल उठा रही है। अभी पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि वहां की जो सरकार है वो पूरी तरीके से मजदूरों पर भी नाकाम है, जो प्रवासी मजदूर हैं। साथ में उन्होंने प्रशासन को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री से प्रशासन नहीं संभल रहा है और वहां पर शिवसेना सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। और बात करें शरद पवार की, जो एनसीपी के नेता हैं, तो वो राज्यपाल से मिलकर आते हैं। प्रफुल्ल पटेल राज्यपाल से मिलकर आते हैं और उसके बाद नारायण राणे राज्यपाल से मिलते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो रेलवे पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी तारीफ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल करते हैं कि रेलवे अच्छा काम कर रहा है। तो जो गठबंधन की सरकार है उसकी जो विचारधारा है वो पहले से भी अलग रही, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो अलग अलग सबके मत आ रहे हैं। कोई एक बात पर टिका नहीं हुआ है। कांग्रेस को अपना वोट बैंक जाने का डर है क्योंकि शिवसेना जो है वो कांग्रेस की विचारधारा धीरे धीरे अपना रही है। जिस तरीके से वो अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती आई है, लेकिन अब अगर बात करें तो वो धीरे धीरे कांग्रेस की विचारधारा अपना रही है। इसलिए वो उद्धव ठाकरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, यानी शिवसेना की। शरद पवार भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं लगातार, और रेलवे की जिस तरीके से उन्होंने तारीफ करी, तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि इससे ये साफ पता चल रहा है कि इनकी आपसी फूट जो है वो सामने आ रही है और अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है। तो राष्ट्रपति शासन की जो आज बड़ी मांग उठी है, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है पवन त्यागी और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अव्यवस्था थी, सरकार पूरी तरीके से नाकाम थी, और अब उसका जो देखने को मिल रहा है कि जो उनके गठबंधन की सरकार थी वो दल भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दलों के अंदर घबराहट है जी, और उस घबराहट में अब महाराष्ट्र की जनता को तीनों दल, जो ये शिवसेना है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसीपी है, अब वो अपनी साख बचाने में लगे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के बीच उनकी साख कैसे बचे। अब एक दूसरे पर वो आरोप लगाएंगे, लेकिन शुरुआत हुई है तो एनसीपी ने इसकी शुरुआत की। और जैसे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें शरद पवार को वहाँ का भीष्म पितामह कहा जाता है, यानी वो आने वाले कल को राजनीति में क्या उथल पुथल होने वाला है उस चेंज को भांप लेते हैं। पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और इसलिए उन्होंने वहाँ के राज्यपाल से मिलकर ये संकेत दिया है कि बाकी कुछ अंदर अंदर ठीक नहीं चल रहा। और ये मिलना क्यों है? तो मिलना इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि उद्धव सरकार तो हर स्तर पर फेल हो चुकी है। वहां ना तो महाराष्ट्र की जनता उनसे खुश है और ना वो लोग खुश हैं जो अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूर वहां थे। वो पलायन जो करके गए हैं, वो पलायन करने वाला हर मजदूर, चाहे वो किसी भी राज्य का था, वो सब वहां से दुखी होकर के गए हैं। अब जब वो अपने अपने घरों में लौट गए हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो कर्नाटक के हों, अपने अपने घरों में दुखी होकर के लौटे हैं। और अब तो उन्होंने शपथ ली है मजदूरों ने कि हमारे साथ जैसा सौतेला व्यवहार किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, अब हम दोबारा वहां लौट के जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय वहां दिया, हमने अपना तन मन लगाया वहां, और हमने महाराष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दिया। लेकिन महामारी के टाइम में जब हमें जरूरत थी किसी एक सरकार के मदद की, उस समय उस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और हमें अपने घरों की तरफ धकेल दिया, हमें जाने को मजबूर किया। और इसलिए ऐसी गद्दार सरकार के पास हम दोबारा नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, योगी जी उनको काम देते हैं, योगी जी उनको दाम भी दे रहे हैं, योगी जी उनकी सुविधाएं करा रहे हैं, और हद देखिए कि उन्हीं योगी जी पर ये उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल इसलिए नहीं उठाते योगी जी को, जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों हिटलर कह के सामना में लिखा, इससे भी जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं उनके अंदर बहुत आक्रोश हुआ कि एक तरफ तो आप करते कुछ नहीं है, मदद कुछ नहीं करते हैं, और मदद के लिए हमारे जो हाथ हमारे लिए आया आगे चल के वो योगी जी का, आप उनको उल्टा सीधा कह रहे हो बजाय अपनी कमी बताने के।
तो कमी नहीं सुधार रहे हो, आप अपनी छवि सुधारने की कोशिश में उल्टी सीधी चीजें कह रहे हो या सामना में लिख रहे हो। अब ये उद्धव ठाकरे की छवि तो सुधरनी है नहीं, क्योंकि वहां हालात बहुत खराब हैं। पहले इन्होंने तुष्टीकरण के कारण कोरोना को कंट्रोल नहीं किया, लॉकडाउन को ठीक से फॉलो नहीं कराया और इंतजाम ठीक नहीं है। अब आज ये उस बहाने को ढूंढ रहे हैं जिससे अपनी कमियों को छुपाया जा सके। वहीं एनसीपी वो देख चुकी है कि एक तरफ तो वो जनता नाराज है जो प्रवासी मजदूर थे, जिनकी वहां वोट भी हैं, वो बहुत बड़ी एक संख्या है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जनता भी त्राही त्राही मची हुई है, महाराष्ट्र की जनता भी परेशान है, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं वहां नहीं हो रही हैं। और इसलिए एनसीपी को लग रहा है कि समय रहते अगर हमने कदम नहीं उठाया तो महाराष्ट्र से भी जाएंगे, महाराष्ट्र की वोट से भी जाएंगे और प्रवासी मजदूर भी जो हैं उनकी भी वोट यहां हैं, तो उन उत्तर प्रदेश और बिहार की मजदूरों की, उन लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। और इसलिए शरद पवार ने समय रहते कदम उठाया है और वो अब एक तरह से आप कहिए भाजपा की तरफ उनका रुख है और वो भाजपा के साथ मिलकर ये सरकार गिराने के बाद वो नई सरकार बना सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो एनसीपी ने इस चीज को भांपा है और आप देखिए कि एनसीपी के ही बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, जो प्रफुल्ल पटेल हैं एनसीपी के बड़े नेता हैं, इन्होंने ही एक इनकी हवा निकाल दी है उद्धव ठाकरे की, जिस मुद्दे पर ये योगी जी को घेर रहे थे कि मजदूरों को पैदल जाना पड़ रहा है, मजदूरों को प्रॉब्लम हो रही है, बीच रास्ते में मर भी गए हैं। जिस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी, वहीं प्रफुल्ल पटेल ने उनको घेरते हुए ये कहा कि जब रेलवे और 125 ट्रेन चला रहा है, ऐसे में ये शिवसेना सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही है, रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने रेलवे की तारीफ की है, हालांकि उन्होंने उसको लपेटते हुए ये कहा कि इसको ये ना माना जाए कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूं, मैं अघाड़ी सरकार की लिए बोल रहा हूं, उनकी कमी बता रहा हूं। लेकिन ये संकेत है साफ साफ कि आप समझिए कि एनसीपी ये कह रही है, मजदूरों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे के द्वारा जो आपको अपने अपने घरों पे जाने के लिए मजदूर किया गया और वो जो योगी जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, इसमें हम उनके साथ नहीं हैं। ये बीजेपी की तरफ जाने का संकेत भी है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अगर कोई बात बोलते हैं तो वो कोई हल्की बात नहीं है। यहीं नारायण राणे जो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, ये टाइमिंग आप देखिए कि जैसे ही एनसीपी के शरद पवार मिलते हैं, प्रफुल्ल पटेल का बीजेपी के सरकार की तारीफ करना, रेलवे मिनिस्ट्री की तारीफ करना, माने एक तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे पर ही सवाल उठा दिए। तो आप देखिए कि एनसीपी के जो नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने जो रेलवे की तारीफ की है वो ऐसे समय में ये उनका वक्तव्य आया है जब पिछले काफी दिनों से उद्धव ठाकरे और रेल मंत्रालय में ट्विटर वार चल रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जो रेलवे कह रहा है कि हम 125 ट्रेन भेजने को तैयार हैं, ये झूठ है। वो उसको झूठ सिद्ध करने में लगे थे और इसलिए ट्विटर पर एक वार सी चलाई गई रेलवे मंत्रालय के बीच। लेकिन वहीं रेलवे मंत्री खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने वो चिट्ठी तक सामने रख दी और उन्होंने कहा कि देखिए हमने लेटर लिखा, हमने वेट की, हमने उनको कहा कि रात के 12 बजे तक ऑफिसर बैठे हुए हैं आपकी प्रतीक्षा में, आप हमें अनुमति दीजिए तो हम तुरंत 125 ट्रेन भेज देंगे। लेकिन इस सब में जब रेलवे मिनिस्ट्री सफाई दे रहा है, उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं, कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, ऐसे समय में उद्धव ठाकरे के ही सहयोगी जब प्रफुल्ल पटेल आकर के वो कहते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री ठीक काम कर रही है, ये बताता है कि वास्तव में गलती किसकी है। तो इससे पूरी पोल खुल गई है शिवसेना की और पोल खुली है उनकी अव्यवस्थाओं की। वहीं कांग्रेस के लीडर ने भी, ये पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री का पहला काम होता है कि योग्यता और अनुभव के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करना। आज की डेट में 10 आईएएस ऐसे पद हैं, 10 आईएएस के जो खाली पड़े हुए हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है और कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको 2-2 विभाग दे दिए गए हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने जो सवाल उठाया है, ये प्रशासन पर सवाल नहीं उठा रहा, ये मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया है कि उनको काम लेना नहीं आ रहा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आईएएस भी तब काम करेगा जब कोई आप पद पे बैठे हैं मुख्यमंत्री के,
आपके दिशा निर्देश पे काम होता है। आप दिशा निर्देश ही नहीं देंगे, आप नियुक्तियां ठीक नहीं करेंगे, आप किसी जूनियर को आगे बढ़ा देंगे, सीट पर बिठाकर जिम्मेदारी दे देंगे, और सीनियर अधिकारी आपके जो आईएएस हैं उनके पास कोई काम नहीं है, वो खाली बैठे हैं, जबकि उनके पास ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा अनुभव है और वो कैसे आपदाओं से निपटें, ऐसे कई सारे अधिकारी वहां उस योग्यता को रखते हैं। ऐसे समय में उनको खाली बिठा के रखना और काम ना देना, ये एक फेलियर है। और इसी पर सवाल उन्हीं की जो सहयोगी पार्टी हैं उन्होंने उठाया है। ऐसे में आप समझिए साफ संकेत है कि इस समय कांग्रेस ने भी जो सहयोग दिया, वो तो ये सोच रहे थे कि हम शिवसेना को सहयोग देंगे, शिवसेना को खत्म कर देंगे। उनको यही विचारधारा आज उनकी सफल हो गई है, क्योंकि इस समय शिवसेना पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। वहां सब लोग उनके खिलाफ हो गए हैं और इसी का मौका देखकर एनसीपी अब बीजेपी के साथ मिलने को तैयार है। जैसा आपने कहा कि वहां जल्दी ही सरकार गिरकर और दूसरी कोई सरकार बनेगी, क्योंकि आपने देखा कि जब यह सरकार बनी थी उसमें भी निर्णायक भूमिका में अगर कोई था तो वो एनसीपी थी। आज वही एनसीपी बीजेपी की तरफ उसका रुख हुआ है। तो ये संकेत है साफ कि महाराष्ट्र में अगले आने वाले दिनों में ये उद्धव सरकार गिरने वाली है। वहीं आप देख लीजिए कि कांग्रेस भी और शिवसेना भी ये पूरी तरह महाराष्ट्र से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने जो अव्यवस्थाएं वहां फैलाई हैं और जिस तरह का इन लोगों का वक्तव्य है ऐसे समय में, ये राजनीति केवल कर रहे हैं मजदूरों के नाम पर, सिवा मजदूरों को मदद करने के। मजदूरों को कोई मदद नहीं करी और ऐसे में सवाल उठा रहे हैं, अधिकारी कोई इनकी सुनता नहीं है, और कांग्रेस का दुख यह है कि उनकी भी कोई सुनता नहीं है। तो इस समय जनता सब देख रही है कि ये अपने चक्कर में लगे हैं। मजदूरों की, वहां के नागरिकों की, महाराष्ट्र के नागरिकों की कोई चिंता किसी को नहीं है। मी मराठी मानुष कहने वाले भी अब इसीलिए आप देख लीजिए कि राज ठाकरे निकल करके आगे आए हैं और उनका आधार बढ़ता जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में जो शिवसेना की वोट थी वो अब शिवसेना से भी शिफ्ट हो गई है। वो उनका मोह भंग हो गया है कि हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर के चलने वाली जो पार्टी थी शिवसेना, हमने जिस कारण से उसको वोट दिया था कि ये हिंदुत्व वाली पार्टी है, ये जो है बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, आज वो शिव सैनिक देख रहे हैं कि वहां साधुओं की हत्या जब हो जाती है तो उनका रुख कैसा है। वो हिंदुत्ववादी पार्टी रही नहीं है और इसलिए वो जो हिंदूवादी लोग हैं, जो शिवसेना का पक्का वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं उससे छिटक गया है और वो बीजेपी की तरफ उसका रुख है, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ धोखा हुआ था। धोखा देकर के शिवसेना ने पद के लालच में अपनी विपरीत विचारधारा कांग्रेस से मिलकर के हाथ और पोस्ट लेने के लिए अड़ करके ये मुख्यमंत्री की कुर्सी ली थी। जी सर, यहाँ पर कांग्रेस को भी डर है, क्योंकि तुष्टीकरण की जिस तरीके से राजनीति कांग्रेस करती थी, अब शिवसेना भी उसी रास्ते पर चल रही है। अगर बात करें जिस तरीके से हमने देखा है, वो सारे मुद्दे जो कांग्रेस उठाया करती थी वो शिवसेना उठा रही है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो। लगातार ऐसी बातें जो हमने देखा था कुछ दिन पहले ही 5% आरक्षण को लेकर भी बात कही गई थी, और ये तमाम ऐसे मुद्दे हमने देखा जो शिवसेना उठाती रही। तो कांग्रेस को भी इससे डर है कि जो वोट बैंक उसका था, जो कुछ बचा हुआ था महाराष्ट्र में, वो भी शिवसेना की तरफ शिफ्ट हो रहा था। जो लिबरल थे, जो उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, वो शिवसेना को सपोर्ट करने। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी डर था, जिससे अब वो दरकिनार कर रही है शिवसेना से अपने आप को। देखिए, अब हाल ऐसा हो गया है, शिवसेना का हाल ये है कि ना वो हिंदू रही ना मुसलमान, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि तुम जो है शिव सैनिक तो तुमसे छिटक रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ, तो तुम अपना आधार बचाने के लिए अपने को सेकुलर शब्द जो लेते हैं ना लोग, कि हम अपने को ये दिखाएं कि भाई हम तो जो है कट्टर हिंदू अब नहीं रहे हैं, अब हम जो है नरम हो गए हैं, और इसीलिए मंदिर मुद्दे पर उल्टा सीधा बोलना, राम मंदिर बनाने की क्या जल्दी थी, कोविड-19 के टाइम में कमेटी बना रहे, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो भलाई भी तो नहीं कर पा रहे। अब इसलिए ये हिंदूवादी जो सोच है इसको दिखा रहे हैं, ये वहां के नागरिकों को, अल्पसंख्यकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम वो कट्टर वाले हिंदू अब नहीं रहे हैं। तो उसकी अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का कुछ वोट प्रतिशत शिवसेना की तरफ उनको लग रहा है कि शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि ये तो नरम हो गए,
कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा इन्होंने छोड़ दी। लेकिन शिवसेना का हाल ये होगा कि ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जैसा धोबी का कुत्ते का हालत होती है, इस तरह से शिवसेना का हाल हो जाएगा कि ना ये हिंदुओं की वोट पर ले पाएंगे और मुसलमानों की वोट इनका केवल विचार है, वो इनको मिलने वाली है नहीं। ये कितना भी अपने को नरम कर दें, ये कितना भी राम मंदिर का विरोध कर दें, ये कितनी भी साधुओं की हत्या पर मौन रहें, अब इनसे जनता का मोह भंग हो चुका है। तो ये वास्तव में अब कुर्सी ही इनकी हटेगी, क्योंकि अब देखिए कोरोना के सबसे ज्यादा केस वहीं पर हैं, सबसे ज्यादा अव्यवस्था वहीं पर है। जनता को दिख रहा है कि अगर कोई बचा सकता है ऐसे समय में, आप देखिए जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में क्योंकि भाजपा की सरकार है, दोनों मिलकर के तालमेल से जहां जहां चल रहा है वहां व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी हो रही हैं। लेकिन ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं और व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है कि हित तभी है जब यहां भाजपा की सरकार बने, और इसीलिए उनको शायद अंदर अंदर आश्वासन ये शरद पवार की तरफ से भाजपा वालों को मिला है, और इसीलिए जो है ये नारायण राणे राज्यपाल से मिलते हैं, राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, और अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। जनता जरूर इस पर सवाल उठाएगी। आने वाले दिन बड़े रोचक होंगे, जल्दी ही कोई नया नतीजा हमें देखने को मिलेगा।